हेलो बच्चों, हम लोग महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन नामक चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत गांधी जी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए चलाए गए आंदोलनों के विषय में पढ़ रहे हैं। गांधी जी द्वारा मुख्यतः, वैसे तो गांधी जी ने विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया था, किंतु मुख्यतः 3 आंदोलन जो हैं गांधी जी के वो प्रसिद्ध हैं। पहला है असहयोग आंदोलन, जिसके विषय में आप लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम उनके द्वारा चलाए गए दूसरे सशक्त आंदोलन पर प्रकाश डालने जा रहे हैं, जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन या कार्यक्रम। और यह आंदोलन नमक सत्याग्रह के माध्यम से शुरू किया गया था। कैसे बच्चों? नमक सत्याग्रह। इसीलिए इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि नमक कानून को भंग किया गया था इस आंदोलन के प्रथम चरण में। तो अब हम क्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में प्रकाश डाल दे रहे हैं। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। फरवरी 1930 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने महात्मा गांधी को उचित समय पर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार दिया। कब बच्चों? फरवरी 1930 में गांधी जी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु गांधी जी यह आंदोलन आरंभ करने के पूर्व सरकार को एक मौका देना चाहते थे। क्या चाहते थे बच्चों गांधी जी? सरकार को एक और मौका देना चाहते थे आंदोलन चलाने से पूर्व। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया कि उन्होंने 2 मार्च 1930 को वायसराय इरविन के सामने 11 सूत्री मांग रखी। गांधी जी ने क्या किया बच्चों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने से पूर्व तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन, उस समय भारत के वायसराय, ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन थे बच्चों। तो उनके सामने गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी, यानी 11 मांग प्रस्तुत की। और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार अगर इन मांगों को स्वीकार कर लेगी तो वह अपना प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर देंगे। तो गांधी जी ने इरविन से मांगों के साथ साथ यह अपील भी की, अपेक्षा भी रखी कि अगर आप हमारी मांगों को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपना प्रस्तावित आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हैं। लेकिन गांधी की मांगे राजनीतिक अथवा संवैधानिक नहीं थी, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक थी।
अगर गांधी जी राजनीतिक अथवा संवैधानिक मांग मांगते तो शायद इरविन उन्हें पूरा कर सकते थे, किंतु गांधी की मांग कैसी थी बच्चों? सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक थी। इनमें स्वाधीनता की मांग नहीं थी। उनकी मांग जो थी उनमें स्वाधीनता की मांग नहीं थी, बल्कि कुछ अलग हट करके उन्होंने मांग की थी, जिनका वर्णन हम करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी ने इरविन से कौन कौन सी 11 मांगी थी। तो पहला था विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए। 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए। ये क्या पहली मांग थी गांधी जी की। और दूसरा था लगान की राशि आधी घटा दी जाए। क्या किया जाए बच्चों कि लगान की राशि को घटा करके आधा कर दिया जाए। और तीसरी मांग थी कि सैनिक खर्च में 50% की कमी कर दी जाए। चौथी मांग असैनिक कर्मचारियों के वेतन में कमी हो। पांचवा उन्होंने जो मांग रखा वह था कि रक्षात्मक शुल्क लगे और विदेशी वस्त्रों के आयात को नियंत्रित किया जाए। छठवां मांग जो उन्होंने रखा था वह यह था कि भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहें। और अगली मांग जो थी उनकी 7वीं वह थी कि गुप्तचर विभाग समाप्त कर दिया जाए अथवा उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। और 9वीं मांग आत्मरक्षा के लिए भारतीयों को हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। उस समय क्या होता था कि भारतीयों को जो है लाइसेंस प्राप्त नहीं था। तो गांधी जी ने मांग किया कि अपनी आत्मरक्षा के लिए भारतीयों को भी हथियार रखने की अनुमति प्रदान की जाए। और 9वां मांग था कि नमक कर समाप्त किया जाए। 10वां था नशीली वस्तुओं की बिक्री बंद हो। और 11वां मांग था कि सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त किया जाए एवं निर्वासित भारतीयों को स्वदेश वापस आने की अनुमति दी जाए। तो बच्चों इस प्रकार आप देख रहे हैं, आपने सुना कि गांधी जी ने कौन कौन सी मांग रखी थी। तो क्या आपको लगता है कि इरविन उनकी मांगों को स्वीकार कर लेते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी मांगें ही ऐसी थी जो कि सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, जिसको कि इरविन स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो गांधी जी ने अपने पत्र में वायसराय को यह भी सूचित किया कि अगर सरकार उनकी मांगें स्वीकार नहीं करेगी तो वह नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर देंगे। एक तरह से गांधी जी ने क्या दिया था बच्चों? पत्र के माध्यम से चुनौती भी दी थी। किसको? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को। और सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। किस पर बच्चों? गांधी जी के 11 सूत्री मांगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसका दमन चक्र पूर्ववत जारी रहा। वायसराय ने गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उनको गांधी जी की बात माननी नहीं थी। इसलिए
इरविन ने गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया और बाध्य होकर गांधी को अपना आंदोलन शुरू करना पड़ा। यह नमक कानून के भंग करने से प्रारंभ हुआ, यानी नमक सत्याग्रह। यह आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था बच्चों, वह किससे प्रारंभ हुआ? नमक कानून के भंग करने से प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, इसमें गांधी जी ने डांडी से साबरमती आश्रम से डांडी तट की यात्रा की थी और दांडी नामक स्थान पर ही समुद्र तट पर दांडी नामक स्थान है वह गुजरात में, वहीं पर इन्होंने नमक बना करके इस कानून को भंग किया था। इसीलिए इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। क्या बच्चों, कौन कौन से नाम से? नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को जाना जाता है। अब नमक कानून भंग या नमक सत्याग्रह। तो भारतीय समाज में भोजन ग्रहण करने के लिए नमक एक आवश्यक वस्तु थी, परंतु अंग्रेजी राज में घरेलू प्रयोग के लिए नमक बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसे दुकानों से ऊंचे मूल्य पर खरीदने के लिए विवश किया गया और गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा की घोषणा की, जिसकी पूर्व सूचना, जैसा कि अभी हमने बताया, कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी और इरविन ने उनकी शर्तों को स्वीकार नहीं किया, तो मजबूरन गांधी जी को दांडी यात्रा प्रारंभ करनी पड़ी। तो अगला क्या है? दांडी यात्रा। गांधी जी ने सरकार की उपेक्षा का जवाब देने के लिए नमक कानून भंग करने का निश्चय किया और उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाने का भी निर्णय लिया। इसके लिए गुजरात का एक गांव दांडी, गांव का नाम क्या था बच्चों? दांडी था। दांडी को चुना गया, जो समुद्र तट पर ही बसा हुआ था और 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 79 अनुयायियों के साथ इसमें 78 दिया हुआ है, तो कहीं कहीं पर 78 किसी किसी बुक में देता है बच्चों और किसी में 79। तो गांधी जी अपने 79 अनुयायियों के साथ 78 या 79 आप बोल सकते हैं लगभग, इसीलिए जहाँ पर करेक्ट आंकड़े नहीं होते हैं वहाँ पर लगभग शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने लगभग 79 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक यात्रा पर निकल पड़े। किस यात्रा पर बच्चों? दांडी यात्रा पर। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। तब यह यात्रा इतनी महत्वपूर्ण थी कि नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना की और उनके यात्रा की खबर सुनकर मार्ग में पड़ने वाले स्थानों के अनेक उत्साही युवक, कार्यकर्ता, किसान, मजदूर इसमें शामिल हो गए। मतलब गांधी जी दांडी तक पहुंचने वाले मार्ग में जो गांव पड़ते थे, गांधी जी के दांडी पहुंचने वाले मार्ग
पर जो गांव पड़ते थे, उस गांव के नवयुवक, कार्यकर्ता, किसान, मजदूर सब क्या हो लिए? गांधी जी के साथ हो लिए बच्चों। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने डांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने क्या किया? नमक बना करके नमक कानून को भंग कर दिया। कब किया बच्चों? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने डांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाया और शांतिपूर्ण अहिंसक ढंग से नमक कानून को भंग किया। तो इस प्रकार यह आंदोलन नमक कानून भंग होने के साथ प्रारंभ हुआ। कौन सा आंदोलन बच्चों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम सविनय अवज्ञा पर प्रकाश डाल दे रहे हैं। सविनय शब्द का मतलब क्या है? सविनय यानी विनय सहित। अवज्ञा, आज्ञा का अपोजिट अवज्ञा शब्द है, यानी आज्ञा का उल्लंघन अवज्ञा कहलाता है। तो विनय सहित आज्ञा न मानकर आंदोलन शुरू करना, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो किसके विरुद्ध, किसकी आज्ञा का उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है बच्चों? आप खुद ही सोच सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ? गांधी जी ने जिस तरह से असहयोग आंदोलन के दौरान जनता से अपील की थी कि आप अंग्रेजों का किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में सहयोग न करें, ठीक उसी प्रकार से अब गांधी जी ने जनता से क्या अपील किया कि आप अंग्रेजों की गलत नीतियों का पालन न करें, यानी अंग्रेजों की जो गलत आज्ञाएं जारी होती हैं आप उनका उल्लंघन करें। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बार फिर से सुन लीजिए। विनय सहित आज्ञा का उल्लंघन करना सविनय अवज्ञा कहलाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने 1930 में मार्च 1930 में प्रारंभ किया था। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा डांडी मार्च किया गया और 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके नमक कानून को भंग किया गया। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जनता से अपील की कि आप अंग्रेजों की गलत नीतियों का, गलत आज्ञाओं का पालन न करें। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने क्या किया था? इस आंदोलन के पूर्व अपनी 11 सूत्री मांग रखी थी, जिसको कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन जो थे, उन्होंने क्या किया था? इरविन ने अस्वीकार कर दिया था, उपेक्षा कर दी थी। तो यह आंदोलन शुरू किया गया था। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम या प्रसार। किस प्रकार यह आंदोलन आगे बढ़ा? तो गांधी जी की देखा देखी सारा देश सविनय अवज्ञा आंदोलन में कूद पड़ा। लोगों में बिजली सी दौड़ गई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और कितनों ने सरकारी नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। किसानों ने लगान देना बंद कर दिया तो मजदूरों ने हड़तालें रखी और प्रदर्शन किया। लगान बंदी तथा चौकीदारी कर देने के साथ साथ विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। सरकारी दुकानों पर धरने दिए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपना योगदान दिया। स्त्रियों ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन में स्त्रियों की सक्रिय योगदान पर टिप्पणी करते हुए
अंग्रेजों ने भी स्वीकार किया कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन से और किसी उद्देश्य की पूर्ति हुई हो या नहीं, उसने बड़े पैमाने पर भारतीय स्त्रियों को सामाजिक मुक्ति दिलाने का महान कार्य अवश्य किया। ऐसा अंग्रेजों ने क्यों कहा बच्चों? क्योंकि उस समय भारतीय महिलाएं चार दीवारी के अंदर कैद हो गई थी। मध्यकाल से लेकर के अंग्रेजों के शासनकाल तक, यहाँ तक कि कॉलेजों में, स्कूलों में भी लड़कियां नहीं जाती थीं। किंतु इस आंदोलन के दौरान महिलाएं घर से बाहर निकली और बड़े ही जोश से इस आंदोलन में भाग लिया। तो इसलिए अंग्रेजों ने ऐसी युक्ति कही। स्त्रियों ने घरों में चरखा चलाकर सूत काता और स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया। साथ ही स्त्रियों ने बाजारों में मादक वस्तुओं की दुकानों पर धरना दिया, प्रदर्शन किया। अनेक स्त्रियां गिरफ्तार भी हुईं एवं पुलिस जुल्मों का सामना भी की। अनेक जगहों पर स्त्रियों ने नमक बनाकर नमक कानून को भी तोड़ा। तो यह आंदोलन जो था उसमें लगभग सभी वर्गों ने यथायोग अपना सहयोग दिया और जो है 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात करबंदी, सरकारी टैक्स की अदायगी न करना भी इस आंदोलन का हिस्सा बन गया था। तो इसके साथ ही क्या हुआ, जैसे जैसे आंदोलन की गति तीव्र होती जा रही थी, वैसे ही सरकारी दमन भी आरंभ कर दिया गया। आरंभ में सरकार ने आंदोलन को महत्व नहीं दिया था, लेकिन इसकी व्यापकता देखकर उसने इसे क्रूरतापूर्वक दबाने का प्रयास किया और इसी के साथ ही गांधी एवं अन्य नेताओं की गिरफ्तारी प्रारंभ हो गई। हजारों व्यक्ति जेल में बंद कर दिए गए। शांत और अहिंसक भीड़ पर पुलिस ने लाठी बरसाई और उन्हें गोलियों से भून डाला। सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। स्वयं गांधी जी को भी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और 15 मई 1930 को उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। कांग्रेस गैर कानूनी संस्था घोषित हो गई। समाचार पत्रों के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी गई एवं उनसे जमानतें मांगी गई। अनेक की संपत्ति जब्त कर ली गई एवं किसानों की संपत्ति नीलाम कर दी गई, लेकिन इससे भारतीयों का मनोबल नहीं टूटा। गांधी जी की गिरफ्तारी ने तो जलती अग्नि में घी का काम किया। आंदोलन दबने की अपेक्षा और अधिक भड़क उठा और इसी दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों में भी वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि अब आंदोलन क्या हो गया, गांधी जी की गिरफ्तारी की वजह से आंदोलन हिंसात्मक होने लगा, तो क्रांतिकारी गतिविधियों में भी वृद्धि हुई बच्चों और अत्याचारों के प्रतिकार के रूप में क्रांतिकारी कार्यों में वृद्धि हुई। शोलापुर के विद्रोह में श्रमिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जिसे सरकार ने क्रूरतापूर्वक दबाया।
पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में तो गढ़वाली सैनिकों ने देशभक्ति की भावना दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। नागालैंड में अल्पवयस्क नारी रानी गैडिन लियू ने भी विद्रोह किया। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां ने पठानों के बीच खुदाई खिदमतगारों और लाल कुर्ती वालों द्वारा सरकार को परेशान कर दिया, परंतु इन सभी क्रांतिकारी कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण घटना था क्रांतिकारियों द्वारा चटगांव शस्त्रागार पर अधिकार करना एवं चटगांव को अंग्रेजी नियंत्रण से मुक्त कराना। ये सबसे जो है महत्वपूर्ण घटना क्रांतिकारियों द्वारा की गई। कौन सी घटना बच्चों? चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण। इसका नेतृत्व सूर्यसेन ने किया था। किसने किया था? सूर्यसेन। चटगांव वर्तमान में पूर्वी बंगाल में पड़ता है। पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश। तो क्या हुआ था कि चटगांव में क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संग्राम द्वारा सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया। इस संग्राम के नेता अमर शहीद सूर्यसेन, जिन्हें वहाँ की जनता मास्टर दा के नाम से पुकारती थी, सूर्यसेन थे। उन्होंने 1918 ईस्वी से ही वह क्रांतिकारी कार्यों को संचालित कर रहे थे और उन्होंने मध्यम वर्ग और सामान्य युवकों को संगठित कर उनके बीच क्रांति का संदेश फैलाया। चटगांव में युवकों को बम बनाने एवं शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी थी। उनके सहयोगियों में प्रमुख थे अंबिका चक्रवर्ती, लोकनाथ बाल, गणेश घोष, आनंद गुप्त, तेगराबाल अथवा टाइगर। इस क्रांतिकारी दल में युवतियां भी शामिल थीं, जिनमें कल्पना दत्त तथा प्रीतिलता प्रमुख थीं। तो सूर्यसेन ने योजना के तहत चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर दिया। सरकारी दमन एवं अत्याचारों से क्षुब्ध होकर एवं सरकार का तख्ता पलटने के उद्देश्य से सूर्यसेन ने अप्रैल 1930 में चटगांव को मुक्त कराने की योजना बनाई और 18 अप्रैल को एक घोषणा पत्र जारी कर उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने को प्रेरित किया। उन्होंने स्वयं एक योजना तैयार की जिसका उद्देश्य था चटगांव के शस्त्रागार पर अधिकार करना, केंद्रीय तारघर एवं रेल और तार की व्यवस्था नष्ट करना, चटगांव के अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाना या उनकी हत्या कर चटगांव पर अधिकार करना। वह एक अस्थायी स्वतंत्र क्रांतिकारी सरकार की स्थापना भी करना चाहते थे। ऐसा करके सूर्यसेन पूरे देश के सामने न केवल एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे वरन देश को क्रांति के लिए प्रेरित करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? देश को क्रांति के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने क्या किया बच्चों? चटगांव पर आक्रमण कर दिया। 18 अप्रैल की रात्रि में एक ही समय में शस्त्रागार, टेलीफोन केंद्र एवं अन्य यूरोपीय केंद्रों पर आक्रमण करने का निश्चय किया। सैनिक वर्दियां पहने हुए क्रांतिकारियों ने शस्त्रागार पर आक्रमण कर इन पर अधिकार कर लिया। कहाँ के शस्त्रागार को बच्चों? चटगांव शस्त्रागार पर सूर्यसेन के आदमियों द्वारा सैनिकों के वेश में अधिकार कर लिया गया और क्रांतिकारियों ने सुरक्षा प्रहरियों की हत्या कर दी तथा बंदूकें और राइफलें लूट ली, परंतु जल्दबाजी में वे कारतूस नहीं ले जा सके।
दूसरे जत्थे ने चटगांव आने वाले रेल मार्ग को नष्ट कर दिया। केंद्रीय टेलीफोन और तार भवन तथा यूरोपीय क्लब पर भी आक्रमण किए। अनेक अंग्रेज इन अभियानों में मारे गए। क्रांतिकारियों ने नगर पर अधिकार कर लिया। बाहर से आने वाली प्रत्येक संभव सहायता का मार्ग बंद कर दिया। अंग्रेज नगर छोड़कर बंदरगाह में खड़े एक जहाज में चले गए। तो आप कल्पना कर सकते हो बच्चों कि अंग्रेज कितने डर गए थे कि उन्हें प्राण बचाना पड़ा और भागना पड़ा। बंदरगाह के जहाज का पोत का सहारा लेना पड़ा। और फिर क्या हुआ कि चटगांव में अस्थायी सरकार की स्थापना हो गई। क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय झंडा फहराया एवं सूर्यसेन के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। और क्रांतिकारियों ने चटगांव बंदरगाह पर अधिकार करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए अंग्रेज वहां से सहायता लेकर और कलकत्ता सूचना भेजकर नगर वापस आ गए। और क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय झंडा फहराया और सूर्यसेन के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर ली, किंतु बंदरगाह पर अधिकार नहीं किया बच्चों। यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। और इसी बंदरगाह का सहारा लेकर के अंग्रेज पुनः शहर में वापस आ गए और कलकत्ता सूचना भेज दिया। आरंभ में क्रांतिकारियों ने उन्हें भी पीछे हटने को मजबूर किया, परंतु अधिक सेना आ जाने पर उन्हें नगर छोड़कर पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। सेना ने जलालाबाद की पहाड़ियों को घेर लिया, जहां पर ये क्रांतिकारी छुपे हुए थे। क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध करते हुए वहां से निकल भागे। सूर्यसेन निकटवर्ती गांव में शरण लेने को बाध्य हो गए। फिर इसके पश्चात क्या हुआ कि चटगांव शस्त्रागार मुकदमा चलाया गया। इस बीच क्रांतिकारी अपनी छिटपुट कार्यवाहियां चलाते रहे। सरकार ने कुछ क्रांतिकारियों को पकड़ा। चटगांव शस्त्रागार मुकदमा 1930 आरंभ हुआ। क्रांतिकारियों ने मुकदमे के दौरान जेल को भी बारूद से उड़ाने का विफल प्रयास किया। सूर्यसेन की शहादत और फरवरी 1932 में सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। अन्य प्रमुख क्रांतिकारियों को लंबी सजाएं दी गई। सूर्यसेन की गिरफ्तारी के बाद चटगांव में क्रांतिकारी गतिविधियां कमजोर पड़ गईं। क्रांतिकारियों ने अपने कार्यों से लोगों में एक नई आशा एवं उत्साह का संचार कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस आंदोलन के दौरान कुछ हिंसक आंदोलन भी हुए, क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए, जिसमें प्रमुख आंदोलन जो था उसके विषय में हमने आप लोगों को बता दिया। कौन सा आंदोलन था बच्चों? चटगांव शस्त्रागार आंदोलन। चटगांव पर सूर्यसेन द्वारा अधिकार किया जाना। और इसके बाद क्या क्या हुआ, क्रम से प्रकाश डालते चले कि सबसे पहले क्या हुआ, आंदोलन का क्रियान्वयन, यानी आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ किया गया, नमक कानून भंग करके। फिर पूर्व निश्चित कार्यक्रमों का संचालन किया गया, यानी विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, स्वदेशी का प्रचार करना। इसके बाद सरकार का भी दमन चक्र आरंभ हुआ। और जैसा कि अभी हमने बताया कि विभिन्न नेताओं को, गांधी जी सहित विभिन्न नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर गांधी इरविन पैक्ट, जो गांधी इरविन समझौता, तो गांधी जी को जेल से किस प्रकार रिहा किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान सरकार ने दमन की अतिरिक्त कूटनीतिक चाल भी चली। क्या किया कि भारत में संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार विमर्श के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलन
कहाँ पर प्रारंभ किया गया बच्चों? लंदन में। यह सरकार की कूटनीतिक चाल थी और गांधी जी इसमें सम्मिलित नहीं हुए। कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया, अतः वह विफल हो गई। सरकारी जो समझौता थी कि कांग्रेस के बिना कोई भी सम्मेलन सफल नहीं हो सकता, इसलिए जनवरी 1931 में गांधी जी जेल से रिहा कर दिए गए। क्या हुए? गांधी जी जेल से रिहा हो गए और फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो गांधी जी की जेल से निकलने के पश्चात गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता हुआ, उसे ही क्या बोलते हैं? गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है बच्चों। और जब सरकार अपनी संपूर्ण शक्ति के द्वारा भी आंदोलन को नहीं दबा पाई, तब सरकार ने गांधी जी को रिहा किया और इसके बाद वायसराय लॉर्ड इरविन तथा महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और समझौते में कौन कौन सी बातें थी बच्चों? पहला था सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाए। तब इरविन ने क्या शर्त रखी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। यह गांधी जी के सामने वायसराय इरविन ने शर्त रखी। दूसरा, सरकार अध्यादेशों एवं मुकदमों को वापस लेगी, और उन्होंने गांधी जी को प्रलोभन दिया कि सरकार क्या करेगी, सरकार की तरफ से क्या किया जाएगा कि अध्यादेशों एवं मुकदमों को वापस ले लिया जाएगा। तीसरी बात क्या थी, क्या प्रमुख शर्त थी कि हिंसात्मक गतिविधियों में गिरफ्तार लोगों के अतिरिक्त राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। तो गांधी इरविन समझौते की तीसरी शर्त यह थी बच्चों की जो हिंसा में लिप्त कैदी हैं उनको छोड़ करके अन्य समस्त कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। तो यह जो है इस समझौते की शर्त थी। और यह मतलब गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसमें ये विभिन्न शर्तें रखी गई थी। अगली शर्त क्या थी कि शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और समुद्र तट से एक निश्चित दूरी पर नमक बनाने की छूट होगी। जमानतें व जुर्माने वसूल नहीं किए जाएंगे। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि गांधी जी जेल में थे, इसलिए कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में भाग नहीं ले पाई और गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। तो कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित किया गया। तो यह उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस इसमें भाग लेगी। तो कांग्रेस के सामने शर्त रखा गया गांधी जी के कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और लास्ट शर्त थी कि कांग्रेस पुलिस अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की मांग त्याग देगी। अब आप सोच लीजिए बच्चों कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से चाल चली कि जांच की मांग को क्या कर देगी? त्याग देगी। यानी यह मांग नहीं करेगी कि इस आंदोलन में जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, वो लोग जांच की मांग करें। कांग्रेस उनका पक्ष नहीं लेगी। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट का उल्लंघन। तो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और
आंदोलन के दौरान जो है जो संपत्ति जब्त की गई थी उसे लौटाने के लिए गांधी जी ने मांग की और नौकरी में वापस लेने की व्यवस्था की गई। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने, बहिष्कार की नीति त्यागने एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। यानी गांधी जी ने एकाक शर्तों को छोड़ करके सभी शर्तों को लगभग स्वीकार कर लिया। और समझौते पर प्रतिक्रिया और देशवासियों की, देश के प्रमुख नेताओं की समझौते के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी कि गांधी इरविन समझौते पर मिश्रित प्रतिक्रिया हुई, यानी मिला जुला। नेहरू और दूसरे वामपंथी नेता इससे दुखी थे। गांधी जी सरकार से किसी भी महत्वपूर्ण मांग को नहीं मनवा सके थे, यहाँ तक कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को कारावास में भी नहीं बदलवा सके। गांधी जी की सिर्फ यही विजय रही कि उन्होंने सरकार को समझौता करने पर बाध्य किया। कराची अधिवेशन में गांधी के विरुद्ध प्रदर्शन हुए और उन्हें काले झंडे तक दिखाए गए, परंतु कांग्रेस ने समझौते को मंजूरी दे दी और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक गतिविधियों से संबद्ध एक प्रस्ताव भी पास किया गया। और इसके बाद जो है गांधी इरविन पूना पैक्ट, पूना में यह समझौता हुआ था और आंदोलन को फिर गांधी जी ने वापस ले लिया। 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा प्रारंभ हुआ। गांधी इरविन समझौते के पश्चात जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और इसमें गांधी जी ने भाग लिया और इसके बाद आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया गया। सरकार के व्यवहार से आहत होकर गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सरकार ने पुनः आंदोलन का दमन किया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और आंदोलन की समाप्ति 14 जुलाई 1933 को गांधी जी ने जन आंदोलन स्थगित कर दिया, जिसके पश्चात व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया, किंतु अपने नीरस स्वभाव के स्वरूप के कारण इनमें कोई भी रुचि नहीं लिया और अंततः 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। तो बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्णतः 1934 में, जो कि 1930 में प्रारंभ किया गया था, 3 चरणों में चलने के पश्चात पूर्णतः 7 अप्रैल 1934 को समाप्त करने की घोषणा गांधी जी द्वारा कर दी गई। अब हम अगले वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए अलविदा बच्चों।